हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा, टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फ्रॉम क्लास 10th, द टॉपिक नेम इज लाइट। बेसिकली आज के हमारे इस डिस्कशन में हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट क्या होती है, कौन कौन से फिनोमिना को ये गवर्न करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन भी है, इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन है। ये अलग अलग डोमेन में अलग अलग फिनोमिना को गवर्न करती है बेटा लाइट। ठीक है, लाइट को डिफाइन कैसे करते हैं, लाइट एक्चुअल में लाइट होती क्या है, ठीक है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, वो सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं हमारे आज के इस सेशन में। हमारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मुझे कुछ बेसिक सी बातें आपसे डिस्कस करनी है या मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है बेटा, सबसे मेन बात तो ये है, देखो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, जिन बच्चों को ये लगता है कि भाई हमारी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ 10th क्लास में, ठीक है ना, इस चैप्टर को लेके अगर किसी बच्चे की कोई डाउट है तो प्लीज़ डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तैयारी मैं आपकी करवा दूँगा। बस अपने साथ पेन और कॉपी को लेके बैठिएगा बेटा, और जो भी चीज़ें नोट करने की होंगी अपनी स्क्रीन को पॉज करके उनको नोट करना साथ के साथ। उसके बाद जिन बच्चों को लगता है कि हम थोड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो बेटा उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए मैंने पहले पूरे के पूरे डिस्कशन को बोर्ड पे नोट कर लिया, ताकि मैं आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना करूँ। ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है बेटा। और एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास अभी समय बहुत है। ठीक है, कोरोना काल में जो भी बच्चों की पढ़ाई का जो भी लॉसेस हुए हैं उनको हम रिकवर कर सकते हैं अगर एक बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से हम तैयारी करेंगे तो बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, तो बस अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, सब बहुत अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा आप स्कोर करोगे। आपका जो भी एग्जाम है, बोर्ड है, NTSC है, जो भी है। तो शुरू करें बेटा आज का हमारा डिस्कशन। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, पूरे यूनिवर्स के अंदर, इन द एंटायर यूनिवर्स, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूरे यूनिवर्स में एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देती, इनविजिबल फॉर्म में होती है वो। तो हुआ क्या, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्पेक्ट्रम मतलब डिवाइड कर दिया, बाइफरकेट कर दिया अलग अलग पार्ट में, और उनके जो पार्ट बनाए गए ना उनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बेसिस पे उनको अलग अलग फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एनर्जी और वेवलेंथ की फॉर्म में डिफरेंट रीजन के अंदर उसको कैटेगराइज कर दिया गया, और उस पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे बेटा, देखो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कौन कौन से पार्ट बनते हैं बेटा वो मैं आपको बताऊंगा, और आज का हमारा डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं। रेडियो वेव सुना है आप सभी ने, माइक्रोवेव माइक्रो ओवन के अंदर होती है, रेडियो वेव रडार के अंदर हम यूज करते हैं, इंफ्रारेड जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, विजिबल रेजन जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कलर्स, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जिसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है, एक्स रेज इसका मेडिकल लाइन में यूज होता है बेटा, बोन वगैरह फ्रैक्चर का पता लगाते हैं, और गामा रेज इसका यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ये दोनों मेडिकल जो लाइन है उसमें इनका यूज करते हैं एज एन एप्लीकेशन। ठीक है बेटा,
तो ये सारे के सारे किसके पार्ट है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब बात आती है सर लाइट क्या होता है? लाइट को डिफाइन तो करो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट होती है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। आपने विजिबल रीजन में जो 7 कलर का बैंड देखा है ना आपने, जिसको बोलते हैं विब्ग्योर, VIBGYOR, विब्ग्योर। ये जो रीजन है जिसकी वेवलेंथ की रेंज होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये विजिबल जो रीजन है बेटा, जहाँ तक ह्यूमन बीइंग देख सकता है, कलर की पहचान कर सकता है, ये वो रीजन है। और इसी रीजन को क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। जो हमें, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, उस पार्ट को बोलते हैं लाइट। और उसकी एक रेंज होती है बेटा, उस रेंज को क्या बोलते हैं? विजिबल रीजन, विब्ग्योर। 7 रंग 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम होता है बेटा, जिसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो ये होती है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ लाइट। एक्चुअल में लाइट गवर्न करती है ड्यूअल नेचर को। लाइट गवर्न ड्यूअल नेचर, लाइट पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है बेटा? देखो, जो नैरो बैंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसकी वेवलेंथ की रेंज होती है ये, फोर कॉन्स्टिट्यूट्स विजिबल लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ये जो रेंज है ना, ये लाइट को कॉन्स्टिट्यूट करती है बेटा। ठीक है, इसको लाइट बोलते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? ठीक है। उसके बाद लाइट का मैंने आपको बताया, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। सबसे पहला पार्टिकल नेचर न्यूटन ने बनाया था। न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी थी बेटा, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसमें सबसे पहले न्यूटन ने यही बताया था कि जो लाइट है उसका जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। लाइट बिहेव करती है पार्टिकल की तरह। फिर उसके बाद इस पार्टिकल नेचर को मान के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये फिनोमिना गौर किए गए, पढ़े गए, इनके बारे में बताया गया लाइट के पार्टिकल नेचर को लेके। ठीक है। उसके बाद फिर आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक 12th क्लास में टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको प्रैक्टिकली प्रूव किया पार्टिकल नेचर को लेके। पार्टिकल नेचर, लाइट, उन्होंने लाइट ली और लाइट का कौन सा नेचर लिया बेटा? पार्टिकल नेचर। और एक फिनोमिना गौर किया जिसको एक एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसका नाम है। आइंस्टाइन ने उसके बारे में बताया था। तो उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया कि लाइट है वो पार्टिकल नेचर फॉलो करती है। लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। उसके बाद हुआ क्या, कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि लाइट का वेव नेचर होता है। वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे? हाइजन और मैक्सवेल। हाइजन और मैक्सवेल ने बताया कि लाइट है वो वेव नेचर की तरह क्रिएट करती है। इन्होंने भी कुछ फिनोमिना अकर किए गए जो प्रूव हुए, और वो किस चीज़ को लेके प्रूव किए गए कि लाइट है वो वेव की तरह ट्रीट करती है, लाइट बिहेव एज ए वेव। और वो फिनोमिना कौन कौन से बेटा? डायफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस
और पोलराइजेशन। ये फिनोमिना लाइट की वेव नेचर होने का सबूत हमें देते हैं और ये फिनोमिना लाइट की पार्टिकल नेचर होने का हमें सबूत देते हैं। ये तो बड़ी दुविधा हो गई, पार्टिकल नेचर भी वेव नेचर भी। तो उसके बाद और बेटा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो वेव नेचर है ना, इसको वेरीफाई किया था यंग्स ने। एक 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट आएगा, बहुत ही पॉपुलर है वेव नेचर के अंदर, YDSC के नाम से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बट खैर छोड़ो, उधर नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा बेसिकली। कंक्लूजन ये है बेटा, लाइट हैज डबल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। लेकिन प्रेजेंटली क्या है, आज की सिचुएशन में लाइट डबल नेचर को हम स्टडी करते हैं और इसको एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या बताया बेटा, लाइट है तो पार्टिकल, लाइट है तो पार्टिकल, बट जब वो पार्टिकल दौड़ता है ना तो वो वेव की तरह ट्रीट करता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ए मूविंग पार्टिकल बिहेव एज एन वेव, ए मूविंग पार्टिकल बिहेव एज ए वेव ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा दैट इज इक्वल टू h by p, वेवलेंथ इक्वल टू h by p। h यहाँ पे कोई मैक्स प्लैंक है, साइंटिस्ट के नाम से बताइए, और p होता है उसका मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो h by m है तो पार्टिकल, लेकिन जब बेटा वो दौड़ेगा तो उसके साथ एक वेव की प्रॉपर्टी एसोसिएट करती है। ठीक है ना, ये राइट में लिखा हुआ है, मूविंग पार्टिकल बिहेव एज ए वेव ऑफ वेवलेंथ गिवन बाय दिस फॉर्मूला। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। अब लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं, वो मैं वन बाय वन डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। सबसे पहली बात तो लाइट एक इनविजिबल एनर्जी होती है। जब वो रिबाउंडिंग होती है किसी भी सरफेस ऑफ मैटर के साथ, तो हमें वो सेंसेशन ऑफ विजन, हमें वो मतलब चीज़ें दिखाई देती हैं। लाइट वो पार्ट होता है इनविजिबल एनर्जी का, जो किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा के हमारी आंखों पे गिरता है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन और साइट। ये ट्रेवल करती है बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ में, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। बेटा लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ में, ठीक है, और इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। पाथ फॉलोड बाय एनर्जी। कैसा पाथ होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन, और उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना बेटा, अरे प्यारे बच्चों, जो ये लाइट है ना, ये है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट में से ही। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स। सर ये क्या होता है? ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? पार्टिकल तो ऐसे चल रहे हैं और वेव ऐसे चल रही है। देखो ये बना रखी है वेव तो इधर जा रही है, इधर, और पार्टिकल अप एंड डाउन, पार्टिकल मूविंग अप एंड डाउन, और वेव इधर जा रही है। तो कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री का एंगल बिटवीन प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज 90 डिग्री, देन द नेचर इज सेड टू बी ट्रांसवर्स। जिस तरह से साउंड वेव होती है ना, साउंड वेव का नेचर होता है लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब पार्टिकल भी ऐसे हिलते हैं और वेव भी ऐसे आगे चलते रहते हैं। तो वो दोनों अलॉन्ग हो गए बेटा, वहाँ पे एंगल 0 या 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ट्रांसवर्स में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का, और प्रोपगेशन यानी साउंड वेव में क्या होगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री। बोलो बेटा। तो पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स। उसके बाद देखो लाइट क्या करती है?
शैडो, शैडो प्रोड्यूस करती है जब ये ऑब्स्ट्रक्ट करती है किसी भी ओपेक बॉडी के द्वारा। जब इसको रोक दिया जाता है किसी भी ओपेक बॉडी के द्वारा तब ये उसकी शैडो फॉर्म कर देती है बेटा। लाइट कैन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस और स्मूथ सरफेस। जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे टकराती है ना तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसी को तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब वो पॉलिश सरफेस क्या हो सकती है, वो मिरर हो सकती है, पॉलिश मेटल्स हो सकती है और वाटर भी हो सकता है। वाटर की जो इंटरफेस होती है ना वो भी एज एन मिरर की तरह काम करती है। बोलो बेटा, बोलो प्यारे बच्चों, मेरी बात आपको समझ में आ तो रही है ना बेटा? तो लाइट की मैं आपसे ये कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ, अच्छा ये था रिफ्लेक्शन की बात की मैंने। अब बात करते हैं लाइट रिफ्रैक्ट होती है जब वो ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट गेट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो अपने पाथ से वो डेविएट हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद है। और जो वेलोसिटी होती है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, तो ये स्पीड होती है बेटा। जब किसी मीडियम में जाएगी ना तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा। जब लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर करती है ना तो उसकी जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। सर कितना चेंज होगी? वो डिपेंड करता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अलग अलग मीडियम का नेचर अलग अलग होता है, उस नेचर को बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर करती है ना तो उसकी रफ्तार वो कम हो जाएगी। कितनी कम होगी ये डिपेंड करता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है बेटा? देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कितना चेंज करेगी ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है V = C/n। V = C/n होता है बेटा। अब एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ना बेटा तब उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ दोनों में चेंज आएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। सर फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं करेगी? बिकॉज frequency is the characteristic property of energy which depends on the vibration of source। frequency उसकी characteristic property होती है जो source की oscillation पे डिपेंड करती है, ये कभी चेंज नहीं करेगी बेटा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ना बेटा तो उसकी फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ ये दो चेंज करेगी बेटा। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करेगी। रीजन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बताओ? लाइट रे का किसी पॉलिश सरफेस पे टकरा के वापस जाना। व्हेन द लाइट रेज incident on a polished or reflecting surface, after reflection the light rays get back in the same medium। लाइट रे किसी भी चमकीली सतह पर टकराती है ना तो वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। ठीक है ना? रीबाउंसिंग ऑफ लाइट, रीबाउंसिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग with the reflecting surface is known as reflection of light।
अब मेन बात क्या है इसमें, जो लाइट आ रही है उसको तो बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, और जो लाइट टकरा के चली गई उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। और जिस पॉइंट पे लाइट टकराई है ना बेटा, उस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे? एक नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, उसके साथ उसको बोलेंगे नॉर्मल। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई कौन है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर कौन है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या है? ये पॉली सरफेस है, और ये ऊपर क्या हो जाएगी? मान लो जैसे ये कोई चीज है, ये कोई चीज है, इसको अगर इधर से मैं पॉलिश कर दूंगा ना, इधर से क्या कर दूंगा बेटा मैं? पॉलिश। अगर ये कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसको मैंने इधर से पॉलिश कर दिया, तो इधर से क्या शो करेगा? रिफ्लेक्शन शो करेगा बेटा, ठीक है ना। आपके घरों में जो विंडो है, विंडो में जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना, अगर हम उसकी आइदर साइड को पॉलिश कर देंगे ना, तो उसकी जो अपोजिट साइड बनेगी ना, वो मिरर की तरह बिहेव करेगी, ठीक है बेटा। तो ये होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। आने का एंगल आई, जाने का एंगल आर, ठीक है बेटा। चलो इधर आ। अब रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक तो होता है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर हमारी सरफेस कैसी है? स्मूथ, वेल पॉलिश्ड एंड स्मूथ, तब हमें क्या मिलेगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या मिलेगा बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रेज पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद भी वो पैरेलल ही जाएंगी, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर सरफेस हमारी कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी, इरेगुलर, तब क्या होगा? तब रेज आएगी पैरेलल, लेकिन टकराने के बाद वो पैरेलल नहीं जाएंगी, वो आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकती है। वहाँ पे इमेज बहुत ज़्यादा ब्लर बनेगी, हो सकता बनेगी ना, ठीक है ना। मतलब ब्लर तो बने तो भी, लेकिन वो हमें दिखाई दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बोलो बेटा, ठीक है ना। अगर आप किसी शोरूम में जाओगे ना और ऐसे टेढ़ा मिरर होता है, तो उसमें आप अपने आप को देखोगे ना तो आप डर जाओगे, क्योंकि इमेज तो बन रही है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे। आंखें बड़ी हैं, सिर बड़ा है, गर्दन बहुत लंबी है, हाथ बहुत बड़े हैं, है ना बेटा, तो देख नहीं पाओगे आप उसमें, डर जाओगे अपने आप को देख के, खुद को देख के कि ये कौन राक्षस खड़ा है, ठीक है। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रेगुलर और डिफ्यूज। अब मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन को बताने के लिए एक बात और सुनो बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस मेरी स्मूथ है ना, तो जितने एंगल पे रे आ रही है उतने ही एंगल पे रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। एंड द सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies at the same point in the plane of reflecting surface। जैसे ये है, ये मान लो मेरे पास क्या है, ये मान लो मेरे पास कोई प्लेन है, मिरर है, ये कौन सी लाइट है? इंसिडेंट। ये कौन सी लाइट है? रिफ्लेक्टेड। ये कौन है? नॉर्मल। इंसिडेंट लाइट, reflected light and normal lies at the same point। तीनों एक ही पॉइंट में है, और वो पॉइंट कहाँ है? वो पॉइंट कहाँ है? इस मिरर के प्लेन में, इस मिरर के प्लेन में है। तो क्या बोलूँगा मैं? इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाइज एट द सेम पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पक्का बेटा? आया समझ में? थैंक यू।
अब सुनिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट द सेम पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना उसके प्लेन में होता है। देखो जैसे ये कौन सा मिरर है बेटा? प्लेन मिरर। देखो लाइट आई, चली गई। ये क्या है? ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? नॉर्मल। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया एक ही पॉइंट पे है तीनों के तीनों, और ये पॉइंट कहाँ है? इस प्लेन मिरर के सरफेस में। ऐसे ही देखो ये कौन सा मिरर है बेटा? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी देखो लाइट आई, चली गई, और देखो इस पॉइंट पे जो मैंने डिस्कस किया आपको समझ में आया बेटा? तो आज अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखना इसके आगे वाला पार्ट। थैंक यू सो मच बेटा। डरने की जरूरत नहीं बस, और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना। एक बहुत ही अच्छी तैयारी मैं आपकी करवा सकता हूँ, और बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटा अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।